2 दिन के बाद उसको फांसी होनी थी। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, सुबोध, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पहले तो सुबोध कुछ देर तक बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है। लेकिन अगले पल फिर वह धीरे से एक हल्की आवाज में बोलता है, जेलर साहब, मेरी आखिरी इच्छा अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। जेलर साहब यह जब बात सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि अपनी जिंदगी की इतनी लंबी सर्विस में मैंने आज तक कभी भी किसी कैदी को इस तरह की इच्छा कहते हुए नहीं सुना कि किसी कैदी की ऐसी अंतिम इच्छा हो। खैर, जो अंतिम इच्छा होती है वो तो पूरा ही करना था। जेलर साहब कहते हैं ठीक है, और तैयार हो जाते हैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। अब उसकी पत्नी को सूचना दिया जाता है कि जो तुम्हारा पति है अपनी आखिरी रात अपनी जिंदगी की तुम्हारे साथ बिताना चाहता है, हम बिस्तर होना चाहता है। उसकी पत्नी भी सोचती है चलो, खैर पति ही है, दोषी है चाहे निर्दोषी है, अंतिम इच्छा है, मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। उसके बाद जब पत्नी आती है जेल में, एक कमरा उसके लिए सिर्फ जो है तैयार किया जाता है स्पेशल जेलर साहब के द्वारा, और उन दोनों को उसी में रखा जाता है। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाते हैं, अंदर पहले से ही वॉइस रिकॉर्डर की व्यवस्था कर दी जाती है, और उसका जो कनेक्शन होता है जेलर साहब के ऑफिस में जोड़ दिया जाता है। वह दोनों लोग जो बातें करते हैं वहाँ सारी जो है जेलर साहब यहाँ पर सुन रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं दोस्तों, अगर इस कहानी को आप भी सुनते हैं तो पूरी तरह से अगर सुन लेते हैं, यकीन मानिए आपकी भी अंतरात्मा दहल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आपका चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़। 2 दोस्त होते हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। एक का नाम प्रमोद होता है और दूसरा जो उसका दोस्त होता है उसका नाम सुबोध होता है। दोनों जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम वंदना होता है। वंदना धीरे धीरे सुबोध को पसंद करने लगती है, और जब उसे चाहने लगती है, पसंद करने लगती है, तो धीरे धीरे दोनों के बीच जो है बातचीत जो है छिड़ जाती है। और फिर जब भी सुबोध अपना टिफिन लेकर आता दोपहर के लंच की, सबको हिलाता था, तो वंदना जो है सुबोध की टिफिन खा जाया करती हंसी मजाक में। और ऐसे ऐसे जो सिलसिला आगे बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे की टिफिन, कभी कोई किसी का तो कभी कोई किसी का खा लेता। दोनों में काफी जो है मित्रता बढ़ती है, काफी गहराई बढ़ जाती है। और इसी को देखकर जो सुबोध का दोस्त होता है कहता है कि यार, इस लड़की से मेरी भी दोस्ती करवा दो। लेकिन जो सुबोध और वह वंदना थी लड़की, दोनों के बीच काफी जो है नजदीकियां आ गई थी। दोनों एक दूसरे को, खैर शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए थे, लेकिन बहुत गहराई से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो इस बात से जो है सुबोध को बुरा लगता है। वह कहता है कि यार, कैसी बात कर रहे हो? क्या कोई कभी किसी गर्लफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ शेयर कर सकता है? वह साफ साफ मना कर देता है। लेकिन प्रमोद जो है मन ही मन जलन करने लगता है उससे, और उससे गुस्सा हो जाता है। यह बात जो है सुबोध को नहीं बताता है। इसी तरह जो है सिलसिला आगे बढ़ता, और फिर मौका पाकर एक दिन जो है प्रमोद उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, और जबरदस्ती करते करते जो है वह सब कुछ कर डालता है जिसके लिए कोई भी लड़की जल्दी राजी नहीं होती है। वह नहीं चाहती है कि उसके साथ ऐसा हो। इतना कुछ करने के बाद उसका गला दबाकर प्रमोद जो है बड़े ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देता है, और फिर खुद ही पुलिस को सूचना देते हुए बताता है कि ऐसे ऐसे जो है एक लड़की की लाश है और इस जगह पर, इस एड्रेस पर पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पर मौके पर जाकर पहुंचती है तो तकरीबन उसी समय जो है सुबोध भी बाहर गया हुआ था। सुबोध भी आ जाता है, तो पुलिस जो है लाश को देखती है और पास में सुबोध को देखती है, तो सुबोध को गिरफ्तार कर लेती है। सुबोध को गिरफ्तार कर लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सुबोध सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह सब हुआ क्या, कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों,
जो कुछ सबूत मौके पर पाया जाता है, सबूत के आधार पर ही, सच के आधार पर ही कानून भी अपना जो है एक्शन लेता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में भी यह पाया जाता है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। जैसे यह पुष्टि होती है कि उस लड़के ने उसकी गला दबाकर हत्या की है और इससे पहले उसका दुष्कर्म किया उसके साथ, इस बात को सुनकर लोगों का खून खौल उठता है और लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं और मांग करने लगते हैं कि इस लड़के की जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, दबाव बनाने लगते हैं कि कातिल को, हत्यारे को जितना जल्दी हो सके फंदे तक लटकाया पहुंचाया जाए, फांसी के फंदे पर। और होता भी वैसा ही है। जितने भी साक्ष्य जो सबूत जुटाए गए थे उसी के आधार पर उसमें यही साबित हो रहा था कि इसी लड़के ने जो है इसकी हत्या की है और वह चाह कर भी इसे यह साबित नहीं कर सकता था कि इसने यह जो है निर्दोष है और इसको जो है अंततः फांसी की सजा सुना दी जाती है और एक बेगुनाह को जो है फांसी के फंदे पर पहुंचाने की तैयारी हो जाती है। 2 दिनों के बाद जो है उसको फांसी होनी थी। तभी जेलर साहब पहुंचते हैं उसके पास और कहते हैं, सुबोध, तुम्हारी फांसी को 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो जैसा कि हमारे देश का कानून है कि फांसी चढ़ाने से पहले, फांसी देने से पहले उस व्यक्ति की जो है अंतिम इच्छा होती है उसे पूरी की जानी होती है। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पहले तो सुबोध कुछ देर तक शांत रहता है, उसकी जो है मुंह से आवाज नहीं निकलती है, लेकिन फिर धीरे से एक पतली आवाज बोलता है, जेलर साहब, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलूं, मैं उसके साथ जो है रात बिताऊं। जेलर साहब उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा व्यक्ति जो 2 दिन जो है दुनिया को अलविदा कहने वाला है, इस दुनिया को छोड़ने वाला है, कैसी अंतिम इच्छा है इसकी। लेकिन जो कानून है उसका तो पालन होगा, उसकी जो अंतिम इच्छा है पूरी की जाएगी। उसकी पत्नी को सूचना दी जाती है, उसकी पत्नी जो है पहुंचती है जेल के दरवाजे पर। जेलर साहब जो होते हैं उसके लिए कमरे की व्यवस्था करते हैं, वॉइस रिकॉर्डर वगैरह लगाते हैं ताकि वो दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। कंट्रोल पावर होता है, जेलर साहब के ऑफिस में लगाया जाता है ताकि जेलर साहब वहां से बैठे बैठे सब कुछ सुने। साथ ही उस कमरे के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए जाते हैं। अब उनको जो है उस कमरे में शिफ्ट किया जाता है दोनों को। उसकी पत्नी जब उसे देखती है तो वह रोना शुरू करती है जोर जोर से। वह भी उसकी जो अपनी पत्नी को देखकर रोने लग जाता है और काफी देर तक रोते रोते जब उनका रोने का सिलसिला खत्म होता है तो उसकी जो पत्नी होती है सुबोध की, पूछती है कि सुबोध, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमको ऐसा कृत्य करना पड़ा? और अगर मान लो तुमने अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम किया ही था और उसके साथ कुछ ऐसा कांड किया था, ऐसा कृत्य किया था, तो उसके बाद उसकी हत्या क्यों कर दी? सुबोध कुछ नहीं बोलता है, बेबाक, चुप, शांत। उसकी पत्नी फिर से पूछती है, सुबोध, सच क्या है? बताओ मुझे, मैं सच जानना चाहती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम किस वजह से इतना मजबूर हो गए कि तुम्हें उसकी हत्या करनी पड़ी, उसको मारना पड़ा? और फिर सुबोध जो है बोलना शुरू करता है। सुबोध बताता है, देखो, जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो वो गलती जो है मैंने किया ही नहीं है, वो जो है मैं दोषी हूं ही नहीं। जिस बात के लिए कानून मुझे सजा दे रहा है वास्तव में तो मैं दोषी हूं ही नहीं, उस सजा का हकदार हूं ही नहीं। वह बताता है कि भारत का जो कानून है सबूतों के आधार पर ही सजा सुनाता है, निर्णय करता है और यह अंधा कानून ही है। जो भी कुछ सबूत जुटा पाए मौके पर उन्हें मिला, उसी के आधार पर जो है मुझे फांसी की सजा सुना दी गई। सच तो यह है कि इस केस में जो है इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई ही नहीं, इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। उधर उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत चल रही होती है उस जो सिक्योरिटी गार्ड होती हैं वह तो सुन ही रहते हैं, साथ में जो ऑडियो रिकॉर्डर लगा हुआ था उसके जरिए जेलर साहब भी अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ साथियों के साथ जो कर्मचारी भी होते हैं वहां पर।
उनके साथ सुन रहे होते हैं। सुबोध बताना शुरू करता है। बताता है कि हमारी कंपनी में जिसमें मैं काम करता था, मेरे साथ मेरा दोस्त प्रमोद भी काम करता था। उसी कंपनी में एक लड़की जिसका नाम वंदना होता है, वह भी काम करती थी। वंदना मुझे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच जो है बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ती हैं, मित्रता गाढ़ी होती है। तो एक दिन वह मेरी टिफिन निकाल कर खा लेती है मजाक मजाक में, और इसी तरह से वह सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। तो मैं भी कभी उसकी टिफिन खा लेता हूँ तो कभी वह मेरी खा लेती है, और हम दोनों के बीच इतनी ज्यादा जो है मित्रता बढ़ जाती है कि हमारी जो है चर्चा दूसरे लोग भी करने लगते हैं, हम दूसरों की भी निगाह में आ जाते हैं। लेकिन वंदना कहती है कि आज हमने आपके कमरे पर जाना है, और आज जो है हमने आपके कमरे पर खाना खाना है, और मैं उसको मना नहीं कर पाता हूँ। उसको मैं बुला लेता हूँ, बोल देता हूँ ठीक है आ जाना। वह कमरे पर पहुंच जाती है। मैं बाजार चला जाता हूँ सब्जी वगैरह लेने। इसी बीच जो है मेरा दोस्त जो होता है प्रमोद, वहां पर पहले से ही पहुंचा हुआ था। जब मैं वापस आता हूँ बाजार से, तो मैं देखता हूँ कि वहां पर जो वंदना है उसकी लाश मेरे कमरे में बेड के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन जो प्रमोद था, जो कि पहले आया हुआ था लेकिन उस समय जो है मौजूद नहीं था वहाँ, वह उस समय फरार हो चुका था जब मैं कमरे पर पहुंचता हूँ तो। और जब वंदना की लाश मैं अपने बेड पर देखता हूँ, मैं कुछ समझ पाता इससे पहले जो है वहाँ पुलिस पहुंच जाती है, और बिना कोई सवाल बिना कोई जवाब किए मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जो सबूत जो साक्ष्य जुटाए जाते हैं, जो उसकी लड़की की वंदना की पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है, उसमें भी मुझे दोषी साबित कर दिया जाता है, दोषी पाया जाता है। और इसी के आधार पर जो है भारत का यह अंधा कानून जो है, इसी सबूत के आधार पर, इसी सच के आधार पर मुझे फांसी की सजा सुना देता है। ऐसा कहने के बाद फिर जो है सुबोध फूट फूट कर रोने लग जाता है। इसकी बातें जो है बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड, साथ जो जज साहब वगैरह होते हैं, सब सुन रहे होते हैं। सुन सुनकर वह सारे रोने लग जाते हैं। धीरे धीरे सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो जेल का जो माहौल था पूरा गम में डूब जाता है, और सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे आज एक निर्दोष को फांसी की सजा सुना दी गई है, और उसको जो है फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। वो अपने पत्नी से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनको संभालना, उनका ख्याल रखना, और किसी से जो है ये इस बात के बारे में बात मत करना, चर्चा मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ है। नहीं तो जो दुनिया है, जो देश के लोग हैं, समाज के लोग हैं, हमारे देश के समाज जो है कानून पर, हमारे देश के प्रशासन पर जो है उंगली उठाएंगे, और उन पर विश्वास नहीं करेंगे कभी। चलते चलते जो है फिर उसकी पत्नी मुड़ मुड़ कर देखने लगती है। जो अपने पति को रोते हुए देखती है तो फिर से वापस आ जाती है, और फिर उसके चरणों में, उसके कदमों में जो है गिर जाती है, और उसका पैर पकड़ कर रोने लगती है। कहती है आज मेरा और तुम्हारा आखिरी मिलन है, और इसके बाद जो है फिर से वह वहां से चली जाती है। जेलर साहब जब इस सारी घटना को सुनते हैं तो उस वॉइस रिकॉर्डर को दोबारा सुनते हैं, और उनके मन में एक ख्याल आता है कि कैसे किसी निर्दोष को मेरे होते हुए फांसी की सजा हो सकती है। और वह एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जज, सामाजिक संगठन, प्रशासनिक संगठन, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और उस वॉइस रिकॉर्डर को जो चलाया जाता है, सबको सुनाया जाता है। सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और फैसला लिया जाता है कि इसको जो है रिहा किया जाए। उसको रिहा किया जाता है। उसकी पत्नी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। तुरंत ही प्रमोद की जो है तलाशी शुरू होती है। कोर्ट ऑर्डर देता है, पुलिस काम में लग जाती है, प्रमोद को पकड़ा जाता है, उसको जो है सजा सुनाई जाती है कोर्ट में, और उसको जेल भेज दिया जाता है। सजा की तैयारी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में मैं जानता हूँ कि मुझसे कई सारी गलती हुई है कहा सुनाने के दौरान, तो मुझे क्षमा कर देना। और क्या आपके विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।